याद नहीं है। और देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए इनके साथ दिक्कत ये, इनको नेहरू लियाकत पैक्ट याद नहीं है। उस पैक्ट में क्या क्या किया गया, वो पैक्ट कितना लागू हुआ, हिंदुओं का जो वहां मारा गया, वही नेहरू लियाकत पैक्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पे लागू होता था। प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत खान वहां के, है ना। इन्होंने अरे ऐसा है, मोबाइल आपके पास है, नेहरू लियाकत पैक्ट निकाल के पढ़ लीजिए, आप पढ़ के आए नहीं है और वैसे ही आ गए, है ना। अगर सेना ने 6 महीने का समय लिया था तो दिया ना इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन इंदिरा गांधी जी तो 6 महीने पहले ही तैयार थी ना। शेख हसीना जब वहां की प्रधानमंत्री थी तो भारत का लीगल राइट बनता था, वो बोलती कि मुझे सेना की मदद चाहिए तो भारत सेना की मदद भेजता, है ना। लेकिन अब वहां जब वो प्रधानमंत्री नहीं है, देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है कि पढ़ लिख के कांग्रेसी आते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बोलते रहते हैं। इनको नेहरू लियाकत पैक्ट नहीं पढ़ के आए, उसकी कमियां इनको नहीं मालूम है। इनको ये नहीं पता है कि नेहरू लियाकत पैक्ट जब लागू भी हो गया तब भी हिंदू मारे गए भारत, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। और कांग्रेस ने आज तक, बताइए इतने लंबा शासन काल रहा, नेहरू लियाकत पैक्ट पे कितनी बात की, नेहरू लियाकत पैक्ट को कब लागू करवाने की कोशिश की पाकिस्तान और बांग्लादेश से, कभी नहीं करवाई। पर वहाँ पे सरकार ने बोला, तो वहाँ पे सरकार ने कहा कि वो वहाँ की सरकार से हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि दूसरी सरकारें आके बताएं कि यहाँ के लोगों के हक क्या हैं। मेरी बात हर सुनिए, देश का अपना अधिकार है ना सर, उनके अपनी लिमिट्स है। पूजा जी, इनकी सोच में बताऊं कांग्रेसियों की क्या सोचती। जब हमारा 71 का वार हुआ, हमने बांग्लादेश जो है ना आजाद कराया पाकिस्तान से, और उसमें हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी सेना ने वो दमखम दिखाया कि पूरी पाकिस्तान की जितनी सेना थी, 93,000 आर्मी पाकिस्तान की, उसको हमने बंधक बना लिया, अपनी जेलों में रखा। मगर जब इंदिरा गांधी ने समझौता किया तो किस तरह का समझौता हुआ मालूम है? हमारे 54 सैनिक उस युद्ध बंदी थे पाकिस्तान में, उनको नहीं छुड़ाया। 93 कांग्रेस ने छोड़ दिया, यही इनकी पॉलिसी रही है। इन्होंने 54 हमारे जो सैनिक थे पाकिस्तानी जेल में, वो एड़ियां घिस घिस के जेल में मर गए, और इन्होंने उनके घर पे खबर पहुंचा दी कि वो युद्ध में मारे गए। ये इनकी सोच है। ये कभी भारत के सहयोगी रहे ही नहीं है, भारत विरोधी रहे हैं। इनका काम है भारत के खिलाफ काम करना, भारत के खिलाफ रणनीति बनाना। जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। लीडर थी उसमें? इंदिरा गांधी तो इन्हीं की थी ना नेता। हाँ, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि समझौता भी इन्होंने किया था। जब 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ सकते हो तो हमारे 54 सैनिक क्यों नहीं आपने छोड़ाए? इसका कोई जवाब है सर? देखिए ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, वो तो एक लॉजिकल बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि जो पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार ही नहीं किए कि उनके पास वो युद्धबंदी है, तो जब सरकार से सरकार की बात हो रही है, और जो 90,000 जो गिरफ्तार किए थे वो पूरी दुनिया के सामने थे, उनको लेकर कार्रवाई की भारत सरकार ने। उनके लिए उन जो 54 सैनिक जिनकी बात कर रहे हैं, वो उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई। जबकि एक बहुत बाद में एक लेटर आया पाकिस्तान से, फरीदाबाद में एक मेजर के घर जो लापता थे, कि मैं पाकिस्तान में हूं, और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और सदन में कई बार ये बात उठी, और लेकिन इसके बाद भी इनकी सरकार होते हुए इन्होंने कभी बात नहीं की पाकिस्तान से। वो 54 आज तक लापता हैं, उनकी ना कहीं भी अस्थि पहुंची अपने घर, ना कुछ मिला। लेकिन अरे आपने तो इतने कांड कर रखे हैं ना कांग्रेस ने कि उनको खोलने का, अगर चिट्ठा खोला जाए तो लोग एक पूरा ना ग्रंथ लिख जाएगा। और इतने ये झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। इनको देखिए, अगर जो वो बात कर रहे हैं 54 सैनिकों की, लेकिन मानेंगे नहीं, कि बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही है। जबकि जो फैक्टर रिसर्च है ये कि 54 सैनिक हमारे पाकिस्तान बंदी थे, लेकिन उन पे कभी भी इन्होंने बात नहीं की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, जब से यूनुस सरकार आई है, जब से ये आदमखोर आया है, तब से हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। उनको जलाया जा रहा है, जैनों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बेटियों को मारा जा रहा है। और यहाँ तक अभी कल परसों एक हमारे हिंदू भाई को पेड़ से बांटकर जलाया, लटकाया। कहीं ना कहीं ये बात है कि हम भी इसमें आग लगाएंगे कि जो हमारे हिंदू भाइयों को जलाएगा, जो हमारे हिंदू भाइयों को जलाएगा। तो ये नहीं कर रही ना, ये तो वहाँ की भीड़ है। भीड़ किसके हाथ में है? कट्टरपंथी कौन है? क्या शेख हसीना के सामने ऐसा जुल्म हुआ था? ये जुल्म आज क्यों हो रहा है? ये जुल्म आज क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो हमें तलाशना है ना। जब से कट्टरपंथी सरकार आई है, जब से ये आदमखोर आदमी बैठा हुआ है, तब से घटना क्यों हो रही है? उससे पहले जब बना था बांग्लादेश, उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ। उससे पहले तो मंदिर नहीं तोड़े गए, उससे पहले तो हत्या नहीं हुई। हाँ, पाकिस्तान करता था। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से कर रहा है, परंतु बांग्लादेश के अंदर जब से यूनुस सरकार आई है तब से हो रहा है। और एक बात कांग्रेस की, हम क्या उम्मीद रखें? हमारे देश के युवा, कांग्रेस के युवराज
राहुल गांधी के गुरु जी दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं परसों कि ये हमारे देश में हो रहे मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार है ना उसका नतीजा है। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। अलवी साहब क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये किसको बल दे रहे हैं, ये किसको साहस दे रहे हैं? ये विदेशी ताकतों को साहस दे रहे हैं, पाकिस्तान को बल दे रहे हैं, पाकिस्तान समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसा है हिंदुस्तान में? मैं मुसलमान हूँ, मेरे देश के अंदर किसी भी मुसलमान को नहीं मारा गया, किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी गई, किसी के घर में बिल्डर नहीं चला। जो अपराधी हैं उनका तो संस्कार हो रहा है, पर जो देश सच्चे मुसलमान का, जो देश का नागरिक है, जो ईमानदार है, उसको नहीं छुआ जा रहा। ये कांग्रेस है जो चेहरा दिखा रही है हमारे सामने। और अभी कल मैंने देखा था सपा प्रवक्ता के राजकुमार भाटी जी का बयान। शर्म आती है कि हमारे देश का जो माहौल खराब हो रहा है और बांग्लादेश में जो खराब हो रहा है उससे हिंदुस्तान सबको रहना चाहिए। मतलब बांग्लादेश का जो माहौल खराब हो रहा है हम क्या सीखें उससे? कह रहा है जो कट्टरपंथी जो धर्म है और उसको तो समर्थन करोगे तो जो बांग्लादेश में हुआ है वो हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? शर्म आनी चाहिए बयान देने के लिए। आप आज हमारे हिंदुओं पे अत्याचार वर्षों से हो रहा है पाकिस्तान में, आप नहीं बोलते। हिंदुस्तान में हम चुप रहते हैं। अभी बांग्लादेश में हमारे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। हमारा दिल में क्या वो इंसानियत नहीं है, दिल में रहम नहीं है? हम क्यों नहीं कहते कि सरकार के साथ मिला के एक ऐसी पॉलिसी बनाए, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हमारे हिंदू भाई ना मारे जाएं। हम क्या दबाव बना सकते हैं, हम क्या रणनीति कर सकते हैं? लेकिन हमारे देश की जो विपक्षी पार्टी है वो बयान ऐसे देती है, पाकिस्तान को बल मिलता है, फिर विदेशी ताकतें देखती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके प्रवक्ता कह रहे हैं, उसके गुरुज कह रहे हैं कि मुसलमान पर अत्याचार हुआ है, इसका नतीजा है। ये कौन सी बातें करते हैं? कहने को शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, मैं निवेदन है मोदी जी से कि मोदी जी वक्त आ गया है। अब हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनकी मांग भी है, और खासकर देश के मुसलमान की मांग है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का या बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का या दुनिया में रहने हिंदुओं का आप संरक्षक करते हो। हम तो इंसानियत की बात करते हैं ना, हिंदुओं के साथ साथ हम इंसानियत की बात करते हैं। मैं एक सेकंड आ रही हूँ। हाजी नाजिम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाजी नाजिम, क्या लगता है बांग्लादेश के हालात बदल जाएंगे? जहाँ तक मुझे लगता है पूजा जी, देखिए बांग्लादेश के हालात तो सिर्फ हमारे मोदी जी बदल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि हम लोगों के मन में है, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। और देखिए हम तो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक चाहे अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में या मेरे प्यारे भारत के अंदर, सब सुरक्षित होने चाहिए। अल्पसंख्यक तो सब जगह सुरक्षित होने चाहिए। सुरक्षित होने चाहिए मेरे प्यारे भारत में, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ये कह रहे हैं आप? देखिए अभी मेरे भाई, तो आप बातें घुमाकर, आपको क्या लगता है चाशनी में लपेट के बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा? हाँ देखिए पूजा जी, अभी मेरे भाई है। पहले सवाल का जवाब दीजिए, हमारे देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है क्या? आप सुनेंगे तो पता तो चलेगा देश को कि भी हाँ, मैंने कहा कि सुनना मुझे नहीं, पब्लिक सुन रही है। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने चाशनी में लपेट के ऐसी बात बोली। मैं पूछ रही हूँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है क्या? मैंने अल्पसंख्यक की सबकी सुरक्षा की मांग करी है ना भारत सरकार से, मोदी जी से। अरे कौन असुरक्षित है वो बताइए। कल मैं देखिए राजस्थान के अंदर था, वहाँ पर जितने मुस्लिम समाज के लोग थे जिनके, सुन लीजिए सर। कन्हैया कुमार का गला काटा, हाँ, सुन लीजिए। गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उस पर भी कुछ बोल के हाँ बताइए। सुन तो लीजिए। अब नहीं है बहुसंख्यक परिवार से इकलौता मिलने वाला हाजी नाजिम खान, मैं उनसे मिला और मिलकर मैंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, पीड़ित परिवार से, कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। सर तन से जुदा करने वाले लोग कौन है फिर वो बता दीजिए ना। हाँ देखिए, जो सर से, ये सर तन से जुदा करने वालों की हिम्मत कहाँ से आ गई? जिन अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये? हाँ। उन्हीं में अल्पसंख्यक में है कोई, या फिर ये आतंकी लोग हैं? हाँ आप देखिए, इनको अपना नहीं मानते? हाँ देखिए, अभी आप बार बार सर तन से जुदा की बात करते हैं, ये कौन लोग हैं हम लोगों को नहीं पता। और मुस्लिम समाज तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है, और भारत के अखलाक की मॉब लिंचिंग की, उन्हें कोई जानता है क्या? देखिए उन्हें कोई अपना मानता है क्या? बिल्कुल कोई नहीं मानता है ना। देखिए ये क्या है, ये अपना ना कार्ड खेल रहे हैं। देखिए इनको शर्म आनी चाहिए हाजी नाजिम खान को कि ये भारत की तुलना अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कर रहे हैं। यहाँ आबादी कितनी बढ़ी है, शर्म नहीं आती आपको? मुसलमानों की आबादी 25 से 30 करोड़ है इस देश में, 25 से 30 करोड़ है। जब ये देश आजाद हुआ था 7 से 8% थी, या 14 से 18% के बीच में। आपने कहा यहाँ पे कौन सा अल्पसंख्यक खतरे में है? क्या आपके लिए कोई खतरा है क्या? आप इतनी बातें बोल रहे हैं, भारत के बारे में कोई है खतरा? यहाँ पर कोई कह रहा है आपको कुछ भी? अल्पसंख्यक में और क्या आप कह रहे हैं आबादी बढ़ी? तो आबादी घटी ना, जिन देशों के साथ आप तुलना कर रहे हैं वहां पर आबादी घटी, अल्पसंख्यकों की आबादी घटी, यहाँ पर घटी नहीं। अगर हिंदुओं की आबादी बढ़ी तो बाकी के धर्मों की भी आबादी बढ़ी। इससे बड़ा लोकतंत्र कौन सा हो सकता है?
तो हम तभी तो चाहते हैं कि अपने यहाँ पर आप अपने धर्म, कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है, पूजा कर सकता है, उसको बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। इस्लामी के फॉलोअर हैं जो भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, ये अपील करें कि भारत की जमात इस्लामी बोले कि भाई हिंदुओं को अच्छे से रहने दिया जाए, बोलेंगे नहीं। इनके लिए क्या है कि हिंदू मारे जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इस्लाम फलता फूलता रहना चाहिए। किसी के हक और हकूक का हनन हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम फलता फूलता रहना चाहिए। चाहे हिंदू मारा जाए उसमें, चाहे हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाए, मार के जला दिया जाए, पेड़ से लटका के जला दिया जाए, इनको शर्म नहीं आती है। लेकिन ये तो फिर इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं ना। हक और हुकूक की बात तो हर धर्म में सिखाई जाती है, लेकिन औरों के भी हक हुकूक का सम्मान होना चाहिए, यह भी सिखाया जाता है। फिर गुमराह कर रहे हैं आप जैसे लोग इस्लाम के नाम पर। पूजा जी, एक मिनट, पूजा जी, आप गलत बात कर रहे हैं हाजी नाजिम, आप बांटने की बात कर रहे हैं, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। हाजी नाजिम की एक नैरेटिव, आपने नैरेटिव खुद पेश किया। आप पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में तुलना कर सकते हैं क्या भारत की? क्या पाकिस्तान, अरे अल्पसंख्यक यहाँ पर खतरे में है क्या? यहाँ है खतरे में, तो फिर आपने होना चाहिए, क्यों नहीं? सुरक्षित नहीं है क्या? मैं पूछा कौन सा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? अल्पसंख्यक में नहीं, आपने आदिवासियों का एग्जाम्पल नहीं दिया ना, अखलाक का आप एग्जाम्पल अरे आपको पढ़ के लिख के आते नहीं, आदिवासी एसटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये 25 से 30 करोड़ लोग हैं, इनको अल्पसंख्यक स्टेटस चाहिए। सबसे ज्यादा आबादी इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की, इनको अल्पसंख्यक स्टेटस चाहिए। विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि अब ये बोलने लगे कि आदिवासी अल्पसंख्यक में आते हैं, नहीं, वो एसटी में आते हैं। आपको समझ, जिनकी संख्या कम है उस हिसाब से उनको मान रहे हैं। अब वैसे तो आप अल्पसंख्यक रहे भी नहीं, अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाजी नाजिम जी, सबके नाम कटवा दिया अच्छा जाए। एक पूजा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ। और ये सिर्फ इनका नहीं, ये रिजर्वेशन के अंदर भी होना चाहिए सॉल्यूशन, एक रिवाइव होना चाहिए। हालात के हिसाब से हम जब खुद को बदलते हैं तो और भी चीजें रिवाइव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी बात हमारे राहुल भाई ने करी जमातुल इस्लाम की, हाँ बात कहनी चाहिए, इनको बिल्कुल कहनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि इस्लाम और मुसलमान कभी निहत्तों को नहीं मारता, कभी सबके सामने गोली नहीं चलाता, बच्चों को नहीं मारता, सोते हुए को नहीं मारता। हम तो बोले दो, मुझे बोले दो, सोते हुए को नहीं मारता। जो मारता है वो मुसलमान है ही नहीं। कितने निर्दोष मुसलमान को, वो मुसलमान में नहीं है, ना इस्लाम से निकलने वाला है वो, कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं? गर्दनें उतारी है इन्होंने। नहीं ये ठीक और वो बेचारे दर्जी के पास कौन सा हथियार था जिसकी गर्दन मैं उतारी कहता थी? हूँ वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो मुसलमान हो नहीं सकते, वो इस्लाम का बदनाम करने वाले यानी कि ये कह रहे हैं कि उस दर्जे की गर्दन उतार दी। आपको बताइए कौन सा नेता जाके उसके परिवार से मिला, या अखलाक की लीचिंग हो जाती है? बताइए आपका कौन सा परिवार से मिला? कोई परिवार आपका, गहलोत सरकार ने उस परिवार की आर्थिक मदद भी की, मिलने के अलावा चला गया यहाँ पर। मैं हाजी आप नाजिम सेट कर रहे हैं, पब्लिक के पास जाऊंगी मैं। सर कुछ कह रहे थे, देखिए सर मिले, आप आंखें बंद कर लेते हैं, मिलते सब हैं। हर राजनेता अपनी राजनीति के हिसाब से मिलता है ऐसे लोगों से। देखिए अगर विश्व परिपाटी को देखें तो दुनिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लेबनान, ये सब ऐसे देश है जहाँ पे 90% हिंदू बौद्ध हुआ करते थे, आज वहाँ 5% है। और यही भारत एक ऐसा जहाँ पे कि मुसलमान जो है आज 22 करोड़ पहुंच गए हैं। इस देश की सहनशीलता बताती है और ये चीज बताती है कि भारत किस तरह से सबको समय कितने हो चुके हैं, तो अब जब जनसंख्या होगी गिनती तब पता चलेगा कि कौन कितनी संख्या पे पहुंच चुका है। जो मुसलमान थे, जो सत्ता में बैठे थे, तो क्या उनसे पूछा सवाल? नहीं, आप जो इस्लाम की परिभाषा बता रहे थे, उसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि इन लोगों ने, बस सर ये तो बदनाम करने वाले लोग हैं। बात तो सुना मेरी, 70 वर्ष इस्लाम पर चर्चा नहीं हो रही, हम बांग्लादेश पे चर्चा कर रहे थे। बैठे थे राष्ट्रपति। ये आप करते हो हाजी नाजिम, आप हिंदू मुसलमान पे पूरी चर्चा लेकर चले जाते हो। कांग्रेस, एक मिनट रुकते हो, कांग्रेस शासनकाल में राष्ट्रपति भी हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, क्या कांग्रेस ने उससे सवाल पूछा था भाई तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं? आज कैसे जग गई है? क्यों जग गए हैं? क्योंकि अब उनसे मोह भटक गया है। सरकार के समय में ही संसद में इस बात की चर्चा हुई थी कि इस्लामिक लोगों की सोच क्या है भारत में रहते हुए। अफ्तारी खाते थे। सर बांग्लादेश में बात कर रहे हैं, तारीख की एंट्री से बांग्लादेश में कुछ हालात बेहतर होंगे और भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब भारत के साथ इम्पैक्ट से मतलब संबंधों का क्या यहाँ पर आप देखिए, बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान के, वहाँ का जो वर्तमान सिस्टम है वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में उसके वजह से अशांति हो रही है, माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे मारा जा रहा है। ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया को वहाँ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारा देश भारत, जहाँ पे सभी धर्म के लोग आप देखते हैं, हम देखते हैं, मिलजुल के शांति से रहते हैं, किसी के साथ। ये तो कह रहे हैं खतरे में है हाजी नाजिम। देखिए, वो हर व्यक्ति की सोच है, मैं अपनी सोच कह सकता हूँ जी। लेकिन बांग्लादेश में पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए आई ओपनिंग है, एक आँख खोलने जैसी घटना है। और इसको
दुनिया ज़्यादा समय तक मुझे लगता नहीं अनदेखा करेगी। अवश्य वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके बचाव के लिए कोई ना कोई यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजे या कुछ भेजे, उनकी सुरक्षा के लिए अवश्य कुछ ना करें, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उनकी संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.5 करोड़ लोगों को ऐसे मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। पब्लिक का क्या ओपिनियन है बांग्लादेश के हालात पर? कोई बोलना चाहता है क्या ओपिनियन है बांग्लादेश के हालात पर? हिंदू के साथ सही नहीं हो रहा है वहाँ पे, और हमारे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई लोग सुरक्षित रह सके। क्या ओपिनियन है बांग्लादेश को लेकर भारत की यूथ का? क्या ओपिनियन है जी? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा, जो हमारे देश में जो बैठे गद्दार लोग हैं जो बांग्लादेश को कवर फायर दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला कि यहाँ पे कितने मुसलमान के साथ जो बांग्लादेश में आज हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले कितने मुसलमान आपकी संस्कृति नहीं है ना सर, वही वो नहीं, तो हमारा संविधान ये नहीं कैसे दिग्विजय सिंह बोल दिया